दोस्तों, मिलिए समीर से। समीर एक 32 साल का मेहनती इंसान है जो एक प्राइवेट मार्केटिंग फर्म में काम करता है। उसकी महीने की सैलरी है 75,000 रुपए। समीर अपनी पत्नी प्रिया और अपने 6 साल के बेटे आरव के साथ शहर के एक अच्छे इलाके में किराए की 2 BHK फ्लैट में रहता है। उसकी जिंदगी साधारण लेकिन खुशहाल है। वो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करता है और भविष्य के लिए सेविंग भी करता है। समीर का एक सपना था, एक अपनी कार। यह सपना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। वो चाहता था कि उसका परिवार आराम से घूम सके, वीकेंड पर शहर से बाहर जा सके और सबसे जरूरी, इमरजेंसी में किसी पर निर्भर न रहना पड़े। खासकर जब से आरव बड़ा हो रहा था, उसे कार एक जरूरत लगने लगी थी। कई महीनों की रिसर्च और दोस्तों से सलाह लेने के बाद समीर ने एक कॉम्पैक्ट SUV पसंद की, जिसकी ऑन रोड कीमत लगभग 15 लाख रुपए थी। यह उसके बजट से काफी ज्यादा थी, लेकिन शोरूम के सेल्समैन ने उसे एक बहुत ही आकर्षक लोन प्लान समझाया। उसने कहा, सर, आप बस 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर दीजिए, बाकी हम 7 साल का लोन कर देंगे। आपकी EMI बहुत कम आएगी। कम EMI का ख्याल समीर को बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी थोड़ी बहुत सेविंग्स और कुछ इन्वेस्टमेंट तोड़कर 2 लाख रुपए का इंतजाम किया और बिना ज्यादा सोचे समझे कार बुक कर दी। शुरुआती 4-5 महीने तो सब कुछ किसी सपने जैसा था। वीकेंड पर लॉन्ग ड्राइव, रिश्तेदारों के घर शान से जाना और बारिश में बिना भीगे ऑफिस पहुंचना। समीर को लगा कि उसका फैसला बिल्कुल सही था, लेकिन धीरे धीरे इस सपने की असल कीमत उसे समझ आने लगी। उसे एहसास हुआ कि कार का मालिक बनना सिर्फ EMI बनने तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा जाल था जिसमें वो अनजाने में फंसता चला जा रहा था। हर महीने 18,000 की EMI उसकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा ले जा रही थी, लेकिन असली झटका तो तब लगा जब दूसरे खर्चे सामने आने लगे। कार शहर में लगभग 12-13 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती थी। समीर का महीने का पेट्रोल का खर्चा ही 8,000 रुपए तक पहुंच गया। इसके अलावा सोसाइटी की पार्किंग का चार्ज 1,500 महीना था। साल का इंश्योरेंस प्रीमियम 35,000 था, यानी लगभग 3,000 रुपए महीना। और अभी तो रेगुलर सर्विसिंग और मेंटेनेंस का खर्चा आना बाकी था, जिसके लिए उसे हर महीने कम से कम 2,000 रुपए अलग से रखने पड़ रहे थे। जब समीर ने हिसाब लगाया तो पाया कि कार की EMI के अलावा वो हर महीने लगभग 15,000 से 16,000 सिर्फ कार को चलाने और रखने पर खर्च कर रहा था। कुल मिलाकर ये 15 लाख की गाड़ी उसे महीने के 33,000 से ज्यादा की पड़ रही थी, जो उसकी 75,000 की सैलरी का लगभग 45% था। अब समीर की फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी तरह से चरमरा गई थी। उसकी मंथली इन्वेस्टमेंट बंद हो गई, इमरजेंसी फंड में पैसा जाना रुक गया। प्रिया को घर के बजट में कटौती करनी पड़ रही थी। पहले जहां वे महीने के 2-3 बार बाहर खाना खाते थे, अब वो भी बंद हो गया। आरव ने एक नई साइकिल की जिद की, लेकिन समीर को उसे ये कहकर टालना पड़ा कि अगले महीने लेंगे बेटा। उस दिन समीर को एहसास हुआ कि जिस कार को वो अपने परिवार की खुशी के लिए लाया था, आज वही कार उनकी छोटी छोटी खुशियों की दुश्मन बन गई है। उसका ये फैसला एक बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक साबित हो रहा था। आज भारत में समीर जैसे लाखों लोग हैं। हर कोई अपनी एक कार का सपना देखता है, पर सवाल यह है कि क्या कार खरीदना वाकई एक स्मार्ट डिसीजन है, या ये आपके लिए एक फाइनेंशियल नाइटमेयर बन सकता है। समीर की कहानी हमें दिखाती है कि कार खरीदना सिर्फ एक स्टेटस सिंबल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है, जिसे लेने से पहले हर पहलू पर सोचना जरूरी है। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं और जानते हैं कि कितनी सैलरी पर आप कौन सी कार अफोर्ड कर सकते हैं और कार खरीदने का सही फाइनेंशियल रूट क्या है। आज इंडिया में सिर्फ 8% से 9% लोगों के पास अपनी कार है, लेकिन उसके बावजूद हर साल भारत में 40 लाख से ज्यादा कारें बिकती है। ये दिखाता है कि कार खरीदने की एस्पिरेशन कितनी ज्यादा है, लेकिन ये तस्वीर जितनी अच्छी लगती है उतनी ही कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर मिडिल क्लास लोग जो कार खरीद रहे हैं, क्या वे फाइनेंशियल तौर पर इसके लिए तैयार है, या वे समीर की तरह एक ऐसे ट्रैप में फंस रहे हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। एक एवरेज इंडियन की एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच है, जबकि एक बेसिक एंट्री लेवल हैचबैक कार की कीमत भी आज 5 से 6 लाख से कम नहीं होती। और जैसा हमने समीर के केस में देखा, कार खरीदना सिर्फ वन टाइम कॉस्ट नहीं है। इसके बाद आने वाले खर्चे कई बार आपको कार की कीमत से भी ज्यादा भारी पड़ते हैं। एक स्टडी के मुताबिक 70% से ज्यादा कारें लोन पर खरीदी जाती है। लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लोन लेना आपको एक ऐसे डेब्ट ट्रैप में फंसा सकता है जो आपके फ्यूचर सेविंग्स और फाइनेंशियल फ्रीडम को खत्म कर देगा। आज के सोशल मीडिया के जमाने में कार एक जरूरत से ज्यादा लाइफस्टाइल स्टेटमेंट बन रही है। लोग पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को दिखाने के लिए अपनी कैपेसिटी से महंगी कार खरीद लेते हैं।
पर क्या आपने कभी सोचा है कि उनमें से कितने लोग उसे बिना स्ट्रेस के मेंटेन कर पाते हैं? अब क्या इसका मतलब ये है कि एक मिडिल क्लास इंसान को कार खरीदने का सपना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कार खरीदना गलत नहीं है, गलत है बिना प्लानिंग के कार खरीदना। अगर आपका डिसीजन एक वेल प्लान बजट और आपकी असल जरूरत पर डिपेंड करता है तो ये आपके लिए एक बेहतरीन एसेट साबित हो सकता है। तो सही प्लानिंग कैसे करें? इसके लिए आपको कार खरीदने के सबसे फेमस रूल को नहीं बल्कि सबसे प्रैक्टिकल रूल को समझना होगा। कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एक रूल बताते हैं जिसे 20:4:10 रूल कहते हैं, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये रूल पूरी तरह से फिट नहीं बैठता, खासकर बढ़ती हुई महंगाई और रनिंग कॉस्ट के साथ। इसलिए आज हम बात करेंगे एक ज्यादा रियलिस्टिक और इफेक्टिव रूल की, द 15% ऑल इन रूल। ये रूल बहुत सिंपल है। ये कहता है कि आपकी कार से जुड़े सभी मासिक खर्चे आपकी इन हैंड मंथली सैलरी के 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। चलिए इसे ब्रेकडाउन करते हैं। ऑल इन का क्या मतलब है? पहला, आपकी कार की EMI, दूसरा महीने का फ्यूल का खर्चा, तीसरा इंश्योरेंस का मंथली कॉस्ट, एनुअल प्रीमियम डिवाइडेड बाय 12, चौथा मेंटेनेंस और सर्विसिंग का एस्टिमेटेड मंथली कॉस्ट। इन चारों को मिलाकर जो रकम बनती है वो आपकी मंथली टेक होम सैलरी के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब समीर के केस में इस रूल को लगाकर देखते हैं। उसकी सैलरी थी 75,000 महीना। 15% रूल के हिसाब से उसका कुल कार खर्च होना चाहिए था 75,000 का 15% यानी 11,250 रुपए पर महीना। लेकिन उसका असल खर्च कितना था? EMI 18,000, फ्यूल 8,000, इंश्योरेंस प्लस मेंटेनेंस 5,000, कुल खर्च 31,000 प्लस। समीर को जहां सिर्फ 11,250 खर्च करने चाहिए थे वो 31,000 से ज्यादा खर्च कर रहा था, यानी अपनी लिमिट से लगभग 3 गुना ज्यादा। यहीं पर सारी गड़बड़ हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि 11,250 में आज के जमाने में कौन सी कार आएगी? अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इज योर आंसर। अगर आपको ये इम्पॉसिबल लग रहा है तो इसका मतलब है कि अभी आप एक नई कार अफोर्ड नहीं कर सकते। शायद आपके लिए अभी एक अच्छा प्री ओन सेकेंड हैंड कार या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही बेहतर विकल्प है। द 15% ऑल इन रूल आपको एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई दिखाता है। ये आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि आप कितनी EMI अफोर्ड कर सकते हैं, बल्कि ये आपको टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो अगर आप कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस रूल का इस्तेमाल कैसे करें? स्टेप 1, अपना 15% बजट निकालें। अपनी मंथली इन हैंड सैलरी को 0.15 से मल्टीप्लाई करें। स्टेप 2, कार की रनिंग कॉस्ट का अनुमान लगाएं। आप जो कार खरीदना चाहते हैं उसका माइलेज देखें और अपने डेली कम्यूट के हिसाब से महीने का फ्यूल कॉस्ट निकालें। मान लीजिए ये 5,000 रुपए आता है। स्टेप 3, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस का अनुमान लगाएं। एक एवरेज हैचबैक के लिए आप इंश्योरेंस और मेंटेनेंस का महीने का 3,000 से 4,000 मान सकते हैं। स्टेप 4, अब EMI के लिए बजट निकालें। टोटल बजट, स्टेप 1 माइनस रनिंग कॉस्ट, स्टेप 2 माइनस मेंटेनेंस कॉस्ट, स्टेप 3 इज इक्वल टू एफोर्डेबल EMI। उदाहरण के लिए अगर आपकी सैलरी 75,000 रुपए है, टोटल कार बजट 15% 11,250 रुपए, एस्टिमेटेड फ्यूल कॉस्ट 5,000 रुपए, एस्टिमेटेड इंश्योरेंस मेंटेनेंस 3,000 रुपए, एफोर्डेबल EMI इज इक्वल टू 11,250 माइनस 5,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 3,250। 3,250 की EMI, यह सुनकर आपको झटका लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को खराब नहीं करना चाहते, इतनी कम EMI में तो शायद कोई एंट्री लेवल कार भी न आए। इसका मतलब यह है कि आपको या तो अपनी डाउन पेमेंट बहुत ज्यादा बढ़ानी होगी या फिर एक प्री ओन कार की तरफ देखना होगा। ये रूल आपको यह समझने में मदद करता है कि कार सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट है। अब बात करते हैं एक और गलती की जो समीर ने की, लोन टेन्योर। समीर ने 7 साल का लोन लिया ताकि उसकी EMI कम हो जाए। ये एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है जिसमें ज्यादातर लोग फंसते हैं। याद रखिए, लोन टेन्योर जितना लंबा होगा आप बैंक को उतना ही ज्यादा ब्याज देंगे। चलिए एक सिंपल कैलकुलेशन देखते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया 9% इंटरेस्ट रेट पर। अगर आप 5 साल का टेन्योर लेते हैं आपकी EMI होगी लगभग 20,758। आप कुल ब्याज देंगे 2.45 लाख रुपीज। अगर आप 7 साल का टेन्योर लेते हैं आपकी EMI कम होकर हो जाएगी 16,089 रुपीज, लेकिन आप कुल ब्याज देंगे 3.5 लाख रुपीज।
सिर्फ 2 साल देने और बनाने से आप बैंक को 1 लाख रुपए से ज्यादा एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ये पैसा आप कहीं इन्वेस्ट करते तो ये आपको कमा कर देता। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आपका कार लोन 4 साल से ज्यादा का ना हो। भले ही इसके लिए आपको अपनी EMI थोड़ी बढ़ानी पड़े या फिर थोड़ी सस्ती कार लेनी पड़े। शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लॉस का सौदा कभी मत कीजिए। कार खरीदने से पहले सिर्फ बजट ही नहीं, कुछ और सवालों के जवाब देना भी जरूरी है। जैसे, क्या ये एक नीड है या वांट? क्या आपको सच में कार की जरूरत है? क्या आपका काम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं चल सकता? क्या आप इसे सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आपके दोस्त या रिश्तेदार के पास है? अपनी जरूरत और इच्छा के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगर ये सिर्फ एक वांट है तो बेहतर है कि आप इसे तब तक टाल दें जब तक आपकी इनकम इतनी न बढ़ जाए कि ये आपकी 15% रूप में आसानी से फिट हो सके। न्यू कार वर्सेस यूज्ड कार्स। भारत में सेकंड हैंड कार मार्केट को लेकर एक अजीब सी धारणा है। लोग इसे स्टेटस के खिलाफ समझते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग के नजरिए से एक अच्छी कंडीशन की यूज्ड कार खरीदना सबसे स्मार्ट डिसीजन में से एक हो सकता है। एक नई कार शोरूम से बाहर निकलते ही अपनी कीमत का 10% से 15% खो देती है। इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। 3 साल में एक नई कार की कीमत लगभग 30 to 40% तक कम हो जाती है। जब आप एक 2-3 साल पुरानी कार खरीदते हैं तो आप इस डेप्रिसिएशन का फायदा उठाते हैं। आपको एक अच्छी गाड़ी बहुत कम कीमत में मिल जाती है और आपका इंश्योरेंस प्रीमियम भी कम होता है। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को समझे। कार खरीदने से पहले उसकी TCO को जरूर रिसर्च करें। इसमें सिर्फ माइलेज और सर्विसिंग कॉस्ट ही नहीं, बल्कि उसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और कॉस्ट, रीसेल वैल्यू और इंश्योरेंस कॉस्ट जैसे फैक्टर्स भी शामिल होते हैं। कुछ कारें खरीदने में सस्ती होती है, लेकिन उनकी मेंटेनेंस बहुत महंगी होती है। तो आखिर में समीर ने क्या किया? जब समीर को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने एक मुश्किल लेकिन स्मार्ट फैसला लिया। उसने अपनी लगभग नई SUV को बेच दिया। हाँ, उसे इसमें लगभग 2.5 लाख का नुकसान हुआ, लेकिन इस नुकसान ने उसे एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा लिया। उस पैसे से उसने अपना लोन पूरी तरह से बंद कर दिया। कुछ महीने बाद उसने और प्रिया ने मिलकर फिर से प्लानिंग की। उन्होंने द 15% ऑल इन रूल का इस्तेमाल किया और पाया कि वे आराम से एक अच्छी प्री ओन हैचबैक अफोर्ड कर सकते हैं। उन्होंने एक सर्टिफाइड यूज्ड कार शोरूम से 3 साल पुरानी अच्छी कंडीशन में एक हैचबैक कार खरीदी। इसके लिए उन्हें बहुत छोटा लोन लेना पड़ा, जो उन्होंने सिर्फ 3 साल के लिए ले लिया। आज समीर और उसका परिवार उसी तरह खुश है। वे अब भी वीकेंड पर घूमने जाते हैं, लेकिन बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के। समीर की मंथली इन्वेस्टमेंट्स फिर से शुरू हो गई है और वे भविष्य के लिए बेहतर तरीके से प्लानिंग कर पा रहे हैं। समीर की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। कार खरीदना कोई रेस नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल जर्नी का एक हिस्सा है, पूरी जर्नी नहीं। एक कार आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए होती है, मुश्किलें बनाने के लिए नहीं। सोशल स्टेटस या दिखावे के लिए अपने फाइनेंशियल पीस को दांव पर लगाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो अगली बार जब आप एक नई कार का विज्ञापन देखें या अपने दोस्त की चमचमाती गाड़ी को देखकर आपके मन में भी एक कार खरीदने का ख्याल आए, तो एक पल रुककर समीर की कहानी और 15% ऑल इन रूल को जरूर याद कर लेना। स्मार्ट बनिए, वाइजली इन्वेस्ट कीजिए और एक ऐसी कार खरीदिए जो आपके गैरेज में खड़ी होकर आपको खुशी दे, न कि रातों को जगाकर टेंशन। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा।